आदाब, बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज बात होगी बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा, बीजेपी की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसकी, और बनाम कांग्रेस की भारत जोड़ो नया यात्रा की हम बात करेंगे। लोकसभा इंतखाबात नजदीक हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस इन इंतखाबात को जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी है। एक तरफ जहां बीजेपी मुल्क भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, तो वहीं राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो नया यात्रा भी लगातार जारी है। इस सब के बीच बीजेपी में एक के बाद एक दूसरी पार्टियों के, दूसरे दलों के लीडर्स जो हैं वो लगातार शामिल हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस के हाथ से उसके कई पुराने साथी जो हैं वो निकलते दिख रहे हैं। आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर आगामी लोकसभा इंतखाबात पर मुल्क की दो बड़ी पार्टियों की इन यात्राओं का क्या कुछ असर पड़ेगा। साथ ही हम पीडीए की भी बात करेंगे। समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में वो पीडीए यात्रा निकाल रही है। जाहिर तौर पर इंतखाबात का वक्त है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग इश्यूज को लेकर के, अलग अलग मुद्दों को लेकर के वो आवाम के बीच जा रही हैं, यात्राएं निकाल रही हैं। इन यात्राओं का क्या कुछ सियासत पर असर पड़ेगा, वोटर्स पर असर पड़ेगा, इसी पर हम बात करेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से मनीष बरियार साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से रविंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, और सीनियर सहाफी नीरज मेहरे जी हमारे साथ होंगे। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और रविंद्र सिंह जी, जाहिर तौर पर मैंने जिक्र किया है, पीडीए जो है वो भी निकल रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो नया यात्रा निकाल रही है। शुरुआत हुई थी जो है वो 14 जनवरी से, और मणिपुर से किस तरीके से वो एक के बाद एक जो है यात्राएं को आगे बढ़ा रहे हैं वो, और बीजेपी वो भी एक तरीके से जो हुकूमत की जो योजना है, स्कीम्स है वेलफेयर की, उनको लेकर के पब्लिक के बीच जा रही है। तो मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं वो इलेक्शन के वक्त यात्राएं निकालती हैं, जो हुकूमत में होती हैं, जिनकी पहले से सत्ता होती है, उसे यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जाहिर तौर पर एक कटाक्ष भी कल किया था राहुल गांधी ने यात्रा के ऊपर, जो आप लोगों की यात्रा निकल रही है, मतलब जो है भारत संकल्प यात्रा। तो किस तरीके से जो है आप देख रहे हैं, इंतखाबात का वक्त है, इलेक्शन का वक्त है, यात्राओं का क्या महत्व बन जाता है ऐसे में? नमस्कार, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं और मेरे को पैनलिस्ट, उन सबको नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, हाँ। क्या सही मामले में आप उसको एक बहुत ही सक्सेसफुल यात्रा के रूप में देखते हैं? पहली बार जो उन्होंने यात्रा की थी, वो पहली बार उन्होंने की थी, तो लोगों का थोड़ा बहुत जरूर रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन इस बार ये यात्रा, मैं बोलूंगा कि अपने आप में एक डिजास्टर है। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां परेशानी हो रही है। और आप मुझे बताइए कि जिस आदमी को दिल्ली में रहना था, अलायंसेस करनी थी, सब कुछ काम करना था, वो अपना काम छोड़कर, तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये काम छोड़ो यात्रा है। जनता के प्रति उनका कोई सम्मान नहीं है, उसके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और सारी चीजों और अपनी पार्टी को उन्होंने खुला छोड़ दिया है। तो जब आप बता रहे थे कि उनकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, कुछ क्योंकि वहां पर पूरी की पूरी लीडरशिप की वैक्यूम है, देयर इज नो लीडरशिप। तो जब लीडरशिप ही नहीं है तो उस यात्रा का कोई महत्व नहीं रहता है। और यात्रा किन चीजों पे वो कर रहे हैं, और उनके पास काम या कोई गिनाने के लिए कुछ काम भी नहीं है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो इस यात्रा का मुझे कोई मकसद नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो ये संकल्प यात्रा जो है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के काम का पूरा ब्यौरा है। और उन्होंने बोला भी है कि सब लोगों को जाके बताने की जरूरत है। और ये हम लोग समझते हैं कि लोगों के पास जाना, जन संपर्क करना, तो ये तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का पहला कर्तव्य है। और लोगों के पास जाके अपने चीजों को और अपने काम को बताना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए ये यात्रा हो रहा है। तो देखिए, यात्रा का मकसद होना चाहिए। तो ये मकसद कार्यकर्ता जाकर के घर घर में लोगों को बताए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो हमारे देश को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और यही इसी बात को लेकर के ये संकल्प यात्रा है। 2047 का जो उनका विजन है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो भी तैयारियां हैं, और पब्लिक को बता रहे हैं कि भाई ये स्कीमें चली हैं, और अगर रिपीट किए, और जैसा कह रहे हैं कि अब की बार 400 बार, तीसरी बार मोदी सरकार, तो और उसको किस तरीके से आगे लेकर के जाएंगे, ये पब्लिक को बताया जा रहा है, वोटर्स को समझाया जा रहा है। जाहिर तौर पर कांग्रेस भी अपनी तौर तरीके से जो है वो काम कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है, मगर उस बीच जो है बहुत सारे लीडर्स वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। संदीप मिश्रा जी, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे अभी मनीष जी कह रहे थे कि भाई वो एक तरीके से जवाबदेही से बच रहे हैं। उनके पार्टी मतलब बहुत सारे लीडर्स जो है पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। जब उनकी जरूरत थी राहुल गांधी की
इनके मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक दिल्ली में रहने की, वो जो इंडिया ब्लॉक है उसको संभालते या उसके दलों को संभालते वो भी टूट रहे हैं, एक के बाद एक बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग हो गए। लेटेस्ट तो 2 ही चले गए, जो है नीतीश कुमार और आरएलडी, वो चले गए। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं। मगर राहुल गांधी का एक अपना तौर तरीका है सियासत करने का, काम करने का। पिछली बार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो है वो निकाली थी, इस बार नया यात्रा निकाल लेते, फिर उसका नाम रखा भारत जोड़ो नया यात्रा। और सिंबॉलिक है, मणिपुर से उन्होंने शुरुआत की, जाहिर तौर पर उसके अपने मायने हैं, उसका अपना मैसेज था। कुल मिलाकर के कैसे जो है वो देख रहे हैं? और सवाल तो वही है कि जो वोटर्स हैं, वोटर्स की बात खासतौर से हम करें, उस पर क्या असर पड़ेगा? बहुत वाजिब सवाल है। सबको नमन करते हुए मैं आज की इस सवाल का उत्तर देता हूं जी। कि मनीष भाई को तो अब नरेंद्र में आदमी तो दिखते नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी में तो इन्हें भगवान दिखते हैं। इनके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोला है, पब्लिकली बोला है कि वो नरेंद्र नहीं सुरेंद्र हैं। वो नरों के ही देवता नहीं, सुरों के भी देवों के देव हो गए हैं। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी स्तुति, आरती, गुणगान के अलावा पूरी बीजेपी के पास कुछ नहीं है। घंटा, घड़ियाल, बाजा, शंख, मृदंग, ढोल, बोलने दीजिए, आएंगे सर, अभी आएंगे, बोलने दीजिए उनको। हाँ। जितने भी वाद्य यंत्र हैं सब मोदी की स्तुति में। मुझे लगता है कि इनके बच्चे जब पूछते होंगे कि पापा आपने क्या किया, तो ये बोलते होंगे मैंने दिन रात वाह मोदी किया। किसान का बिल लेके आए मोदी जी तो भी वाह मोदी जी। किसान का बिल वापस कर ले तो भी वाह मोदी जी। पता नहीं अपने बच्चों से आंख कैसे मिलाते होंगे कि मोदी जी ये कह के आए थे बहुत हुई महंगाई की मार, और महंगाई की मार से आज पूरा देश कहां है। मोदी जी ये कह के आए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल, 10 साल के शासन में बता दें कि 20 करोड़ रोजगार भारत को कहां मिला है। मोदी जी ये भी कह के आए थे कि बहुत हुए भ्रष्टाचार। आज सारे भ्रष्टाचारी, सारे लुटेरे, सारे बलात्कारी किस दल के शरणगाह में है, किस दल के पनागाह में, ये भी बता दें ये अभी मनीष भाई। और ये भी बता दें कि जितने भी लुटेरे चोर जिन्हें जनता में कहीं ठौर नहीं है, उसमें बीजेपी अपना छाता खोलकर, अपनी बाहें फैलाकर क्यों अपने दल में शामिल कर लेती है। मोदी चरणामृत से कैसे पवित्र हो जाते हैं ये सारे दागदार। कल तक जिस विधवा विलाप करते घूम रहे थे मोदी जी की विधवाओं का फ्लैट ले लिया, विधवाओं के घर छीन लिए, उसी अशोक चौहान के चरण में जाके राज्यसभा में क्यों लेके जाती है बीजेपी? ये मोदी जी किस मुंह से बताएंगे जनता के बीच में? कहां गई वो 100 स्मार्ट सिटी जो मोदी जी वादा करते थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे? बीजेपी के तमाम ऐसे अंधभक्त नेताओं को सीटियां पकड़ा दी है मोदी जी। जब भी बोले कोई सीटी तो बजाएंगे, सिटी नहीं दिखा पाए, सीटी बजाते घूमेंगे। मैं तो ये कहता हूं मनीष भाई, आपको नहीं दिखेगा कि मणिपुर में द्रौपदियों की तरह बेटियों का चीर हरण कैसे हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी का 56 इंच का गुब्बारा मणिपुर जाने के बजाय बंगाल जा रहा है। चुनाव भी देखिए इनकी कैसी मेहरबानी पर है। चुनाव जहां होंगे उन्हें बेटियों का सम्मान दिख जाएगा, जहां चुनाव नहीं होंगे, इनकी सरकार नहीं होगी, वहां चाहे बेटियों को धक्का देके नदी में गिरा दो उत्तराखंड में, या बहनों का चीर हरण करके सामूहिक बलात्कार करा दो, ये मोदी वहां नहीं जाएंगे, लेकिन बंगाल में जरूर जाएंगे चुनाव की फसल काटने के लिए। मैं कहता हूं कि राहुल जी की न्याय यात्रा ये न्याय का नाम है, न्याय का पैगाम है, न्याय की मिसाल है और न्याय की मसाल है। आज कोई 56 इंच के इस डबल इंजन सरकार में एक अकेला सब पर भारी कहने वाला मणिपुर नहीं जा पाया। मैं कहता हूं कि मोदी जी के 56 इंच का जो गुब्बारा फूला हुआ है, इसमें 38 दलों की हवा भरी हुई है। हाँ। एक ही लाइन बोलूंगा बस, 38 दलों की हवा भरी हुई है। एक अकेला सब पर भारी कह के 25 ऐसे दल हैं जिनकी एक सीट भी लोकसभा में नहीं है। तो भानुमति का कुनबा किसके डर से जोड़ रहे हैं? रही बात आपकी सवाल बहुत वाजिब था कि हमारे नेता जा रहे हैं। आज बीजेपी में बीजेपी कहां है? 303 में से 163 सांसद जो इनके जीते हैं, 60% से ज्यादा वो उधार के लाए हुए नेता हैं। वो गद्दार है किसी दल के, वो विभीषण है किसी दल के। विभीषणों की सेना बनाकर भाजपा जो राज करना चाहती है वो कब तक कायम रहेगा? ठीक है, इनकी जवाब देने दीजिए मनीष जी को, जवाब देने दीजिए, क्योंकि मुझे दूसरे पैनलिस्ट बैठे हैं। मनीष जी कम से कम वक्त में जवाब दीजिएगा, हालांकि मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना है तो जाहिर तौर पर कम वक्त है। जी अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ। मुझे लगता है कि मैं अनम्यूट ही हूं। मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल। हाँ अच्छा ठीक है। तो अभी जितना गुणगान उन्होंने अपने पार्टी के लिए किया और भाजपा के लिए इतनी सारी जो इतना शब्द उन्होंने बोला, तो उनको थोड़ा राजस्थान जाके देखना चाहिए कि बलात्कारियों का क्या हाल था। उन्हें देखना चाहिए कि 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से हमारे देश को बर्बाद किया।
मरीज जी सुन लीजिए, अब संदीप जी, याद नहीं आए। संदीप जी सुन लीजिए। 25 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। ये काम नहीं करते हैं, शब्दों से किसी की तरह की वार करने से जनता को समझ में आता है कि इनको काम करना नहीं आता है, सिर्फ बोलना आता है। तो नरेंद्र मोदी ने काम करके दिखाया और अपने काम को लेकर के आगे चल रहे हैं। आखिर कुछ तो कारण होगा कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, तो उस कारणों पे नहीं जाते। ये कभी चिंता नहीं करते हैं कि क्या कर रहे हैं, सिर्फ शब्दों से अपनी वार करते हैं। और यही चीज राहुल जी भी कर रहे हैं। आज वो बात कर रहे हैं 73% की, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है। ये सब गलत बातें बोल रहे हैं। तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को समझ में आता है कि अगर आप गलत बयानी करेंगे उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है। नीरज जी आपके पास आते हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नीरज जी भी हैं। नीरज जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, दोनों बड़ी पार्टियां हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी जो है वो तो क्लेम करती है और उसके पास क्लेम करने का जो है एक तरीके से हक भी है। वो कहती है कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है और देश की तो सबसे बड़ी पार्टी है ही, रूलिंग पार्टी है और कई सारे सूबों में उसकी हुकूमत है। तो किस तरीके से जो है ये जो यात्राएं निकलती हैं, हमने देखा था एक जमाने में रथ यात्रा निकली थी, बड़ा उसका जो है वो मतलब समाज पर भी असर पड़ा था, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह का असर होता है, ठीक है साहब। मगर ये जो यात्राएं हैं ये थोड़ी अलग तरह की हैं और 100% एक तरीके से वो पॉलिटिकल यात्राएं हैं, इसका मकसद कुछ और नहीं है। बहुत सारी यात्राएं यहाँ पर ऐसी भी निकली हैं जो मतलब जो है वो धर्म के नाम पर बांटने के लिए की गई थी, ऐसी भी होती रहती हैं बीच बीच में। मगर ये जो अभी इंतखाबात के वक्त, इलेक्शन के वक्त ये यात्राएं जो हैं, किस तरीके से आप इन्हें देख रहे हैं और क्या फर्क है दोनों में? बीजेपी की जो यात्रा निकल रही है और कांग्रेस की, उसमें फर्क जो है वो क्या नजर आता है मोटे तौर पर? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोकसभा चुनाव से पहले ये न्याय यात्रा लेके आए हैं। अब ये न्याय यात्रा उनको कितना उनकी पार्टी को न्याय दिला पाती है ये अलग बात है, लेकिन चुनाव से पहले ये प्रोग्राम कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस इससे पहले भी 2019 में लोकसभा चुनाव के पास ही अब होगा न्याय करके एक यात्रा निकाली थी स्लोगन के साथ, मैदान में उतरी। इसका परिणाम ये रहा कि राहुल गांधी अमेठी से स्वयं चुनाव हार गए और उत्तर प्रदेश की हालात ये हो गई कि 80 में से मात्र एक सीट रायबरेली ही जीत पाई कांग्रेस। तो ये तो उनकी यात्रा का रही बात। न्याय दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, सबसे बड़ी बात उनके लिए यह है, चूंकि कल वो जो अमेठी से शुरू करेंगे यात्रा, उसकी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है हमारे कांग्रेस के साथी अभी बैठे थे उनको ना पता हो कि सुल्तानपुर कोर्ट में भी उनको जाना है। 11 बजे कोर्ट में शायद उनकी उपस्थिति है। 2018 में उन्होंने अमित शाह के खिलाफ, एक गृह मंत्री के खिलाफ एक टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेके मानहानि का एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें पहले उनको वहां पेशी होगी। तो न्याय यात्रा कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस अपने तरीके से न्याय मांग रही है, जनता के घर जा रही है, लेकिन जो बीजेपी की विकास यात्रा है वो विकास की हर चीज को जाके घर घर विकास अपने आप पहुंच रहा है। जैसा हम और आप देख पा रहे हैं, घर घर नल है, घर घर जल जा रहा है, प्रधानमंत्री की योजना चल रही है, उज्ज्वला सिलेंडर गैस कनेक्शन की योजना चल रही है, आयुष्मान कार्ड हो, वो सारी चीजें जनता के पास जा रही, जनता के घर पहुंच रही हैं। ये खुद जा रहे हैं जनता के घर। तो निश्चित रूप से इनकी यात्रा में और विकास की यात्रा में बेसिक बहुत बड़ा अंतर है कि जो जनता सीधे उस विकास को देख पा रही है, उस विकास से रूबरू हो रही है, उस विकास से जुड़ रही है। निश्चित रूप से विकास की यात्रा दिखाई दे रही है। आम आदमी, इसीलिए आम आदमी उनके साथ जुड़ रहा है। इनकी न्याय यात्रा में क्या है, इनको खुद ही को न्याय नहीं पता है कि खुद न्यायालय में पहले जाएंगे कि न्याय यात्रा चलाएंगे। अपनी पार्टी के कांग्रेस के नेता जो है डेली बदलते जा रहे। प्रमोद कृष्णन जी अभी चले गए, कांग्रेस में चले गए छोड़ के, अशोक चौहान जी चले गए, देवड़ा जी चले गए, कमलनाथ की भी बड़ी तेजी से चल रही है कि वो भी जा रहे हैं। तो पहले अपनी पार्टी के लोगों को समेट के रखें और अपनी पार्टी के लोगों को न्याय दिलाएं, फिर दूसरे की न्याय यात्रा में जाएं। जी बिल्कुल ठीक है। जाहिर तौर पर ये तो सवाल है अभी कांग्रेस के सामने, बड़ा मतलब मुश्किल दौर भी है, किस तरीके से वो निपटेगी। आज भी हमने देखा राजस्थान में जो थ्रू आउट कांग्रेसी नेता थे, कई बार एमएलए रहे और मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, एमपी भी रहे और अभी वजीर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो पहले भी मिनिस्टर रहे कैबिनेट, इतने बड़े लीडर थे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वो भी पार्टी छोड़ करके चले गए। तो ये तो सवाल है कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर कि वो कैसे, उनके लीडर्स जो है वो जा रहे हैं, कैसे वो संभालेंगे। और रविंद्र सिंह जी, आपके पास मैं आता हूं, पीडीए यात्रा भी जो है वो निकल रही है, मेरा ख्याल कि उसको भी महीना भर हो गया निकलते हुए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मगर अभी जो 3 टिकट दिए हैं राज्यसभा के लिए, उसमें बड़े सवाल उठ गए हैं। कल ही दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सलीम शेरवानी साहब ने और वो पार्टी से अलग हो गए, और स्वामी प्रसाद मौर्य भी पार्टी से अलग हो गए।
वैसा ही कुछ कांग्रेस के साथ भी हो रहा है। तो आप यात्राएं तो निकाल रहे हो, मगर पार्टी जो है वो धीरे धीरे कुछ लोग छोड़ करके जा रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि भाई, सलीम शेरवानी ने तो सवाल उठाया बाकायदा कि जो पीडीए है, अगर पीडीए की बात करें तो फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा में या पीडीए को लेकर के उन दोनों के जो मतलब एक तरीके से जो आइडियोलॉजी है उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता उन्हें। किसी भी मतलब मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया तो जाहिर तौर पर वो नाराजगी होगी मुस्लिम तबके में, और किस तरीके से 22 के असेंबली इंतखाबात में वोट दिए थे मुस्लिम तबके ने एकजुट, और कह रहे थे कि मतलब बड़ी तादाद में एक तबका जुड़ा था, मगर उनके लीडर्स को फिर जो इग्नोर किया जा रहा है। तो यात्राएं तो निकल रही हैं मगर लीडर्स नहीं संभल रहे साहब। जी देखिए बेहतर यात्राएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ, आचार्य शंकर की यात्रा ने भारत खंड का इतिहास बदल दिया। प्रभु ईसा मसीह की यात्रा ने यूरोप का इतिहास बदल दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब की यात्रा ने पूरे सेंट्रल एशिया का इतिहास बदल दिया। और जब आचार्य नरेंद्र चले थे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में, तो पूरे भारतवर्ष के रजवाड़ों का इतिहास बदल गया था। तो हम समाजवादी हैं। आचार्य नरेंद्र के नेतृत्व में काम किया हम लोगों ने, विनोबा भावे जी के नेतृत्व में काम किया। तो हमारे यात्रा में कोई पीछे छूटेगा, कोई आगे जाएगा। हम लोग भी पहले आदरणीय लोहिया जी, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में काम किए हैं। तो कोई छूटता है, कोई पीछे जाता है, ये बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि हम 90% लोगों के लिए काम करते हैं और उनके लिए काम करते रहेंगे। जिसको साथ चलना हो चले, जिसको साथ छोड़ के जाना हो जाए, यह विषय नहीं। हाँ। अब आते हैं जरा ये जो एटीट्यूड है ना सर, इसी एटीट्यूड की वजह से, माफी चाहूंगा मैं आपको टोक रहा हूं बीच में, आप कंटिन्यू कीजिएगा, मगर ये जो एटीट्यूड है ना कि जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए, जिसको रहना है रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी एटीट्यूड की वजह से कांग्रेस जो है वो 2014 में शायद जो है वो 42 के आसपास 44 पर सिमटी थी और फिर 19 में वो 52 के आसपास रही थी। ये जो एटीट्यूड है मेरा ख्याल के ये पॉलिटिशियंस को, ये जो उसमें रहते हैं ना, हर वक्त घमंड में रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, मतलब जो है हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। भाई साहब, लीडर से ही पार्टियां बनती हैं, ठीक है, पार्टियां भी लीडर्स को बनाती हैं, मगर अगर लीडर ही नहीं होंगे आपके पास तो फिर आप करेंगे क्या? वोट जो है पब्लिक देती है, लीडर्स के नाम पर देती है। जी, हम तो बहुत सारे लीडरों के अंदर में काम कर चुके हैं, बता दिया मैंने नाम आपको। हाँ, हम भी बहुत सारे लोगों की लीडरशिप में काम किए। हमारे लीडरशिप में भारतीय जनसंघ हमारी पिछलग्गू बन के 3 बार भारतीय जनसंघ सत्ता का सुख भोग चुकी है हमारे नेतृत्व में, जब हम दूसरे के नेतृत्व में काम करते थे। एक बार भारतीय जनता पार्टी बन के 1979 में जीत चुकी है, वो विषय नहीं है। अब जरा एक भारत में है विश्व गुरु, उन्होंने कितना बड़ा काम किया वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने जितना भी काम किया है, वास्तव में काम किया, बहुत विकास किया। मैं सहमत हूं दोनों लोगों से, समीक्षक महोदय से और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय उनसे। इतना काम किया उन्होंने, इतना काम किया कि कुछ लोग, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो चाहे प्रधानमंत्री रहे हो, कुछ लोग इतना उन्नत हो गए कि जब कोरोना काल चल रहा था तो उनके एक दिन की आय कई करोड़ रुपया हुआ करती थी। उन्हीं के लिए उन लोगों ने काम किया जिनको हम 10% में रखते हैं। लेकिन देश का क्या हाल हो गया सुन लीजिए। पिछले वित्तीय वर्ष में हमारे ऊपर 624 अरब डॉलर का उधार था। मतलब हर भारतीय पे 1,40,000 रुपए का केंद्रीय उधार था और जो राज्य का उधार हो। उत्तर प्रदेश में 40,000 रुपए, मतलब उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति पे लगभग 2 लाख रुपया उधार है जी। फिर आयात निर्यात, बहुत सारी बातें बताएंगे, ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। आयात निर्यात घाटा जो था 265 अरब डॉलर का था, मतलब कुछ भी नहीं बना पाए 10 साल में। अभी कहते हैं कि हमने तोप सप्लाई कर दिया। अभी 85,000 करोड़ का आयुध ले रहे हैं ये लोग, राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट है। फिर रुपए की वैल्यू कहां पहुंच गई? 83-84 पहुंच गई। इतना डेवलपमेंट कर दिया इन लोगों ने, इस डेवलपमेंट को और आगे बढ़ा दिया जी। तो हमारी स्थिति क्या हो गई? हम 65वें नंबर के गरीब देश बन गए और पर कैपिटा जीडीपी में 180 देशों में हम 120वें स्थान पे पहुंच गए। ये विश्व गुरु का डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट भारत सरकार के आंकड़ों से है, इसमें हमारा अपना कोई व्यू नहीं है। अब जब आते हैं अपने व्यू में, तो इस 10 साल में जो रिकॉर्ड एनसीआर भी देती है
1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके थे। ये भी इनका एक डेवलपमेंट बहुत बड़ा। और इसी 3 साल में ये संसद का स्टेटमेंट है कि 13 लाख लड़कियां और महिलाएं गायब हो गई, पता नहीं कर पाए ये लोग। तो ये डेवलपमेंट क्या हमारे विश्वगुरु ने ये नहीं बताएंगे, तब ये धर्म की बात उठा देंगे, तब कह देंगे ये मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। तो मंदिर तो इस देश में अनाज काल से बन रहा है। मंदिर तो एक मुस्लिम राष्ट्र ने भी बना दिया, कतर ने। वो उपलब्धि नहीं हो सकती है। प्रभु श्री राम किसी के पिंजरे में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन इनको ये आंकड़े सुधारने पड़ेंगे जो मैंने बताया है। हर व्यक्ति में काम देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के एक किसान की प्रति महीना आय है 27 रुपए है, तो ये काम किया इन्होंने। जवाब ले लेते हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मनीष जी आपके पास आएंगे, ठीक है। मनीष जी देखिए, बहुत सारे सवाल उन्होंने भी उठाए हैं और राहुल गांधी जो है वो ट्वीट कर रहे थे और क्या क्या उन्होंने लिखा वो मैं आपको बताता हूं। 4 दिन पहले का ये ट्वीट है, मतलब 15 तारीख का, 15 फरवरी का। वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो नई गारंटियां दे रहे हैं मगर पुरानी गारंटियों का वो भूल जाते हैं, हमें उसका हिसाब चाहिए। वो कह रहे हैं 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी दी थी, वो झूठ साबित हुआ। ये राहुल गांधी ने जो लिखा है मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। किसान जो है उनकी आमदनी को 2 गुना करने का वादा किया था, वो झूठ निकला। काला धन वापस लाने की हालांकि वो बात पहले हो चुकी थी। काले धन की जरूरत मेरा ख्याल के इसलिए नहीं है चूंकि अमित शाह उसको क्लियर कर चुके थे कि भाई वो तो एक जुमला था, वो आप भी कहेंगे उस बात को, ठीक है। महंगाई कम कराने की गारंटी थी, वो झूठ निकला। हर खाते में 15 लाख की गारंटी, वो वही बात आएगी पुरानी, ठीक है। महिला सुरक्षा और सम्मान की गारंटी और एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, जाहिर तौर पर वो क्या कह रही थी वो भी बताएंगे, उसमें भी उन्होंने झूठ बताया। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, उसकी गारंटी दी थी, वो झूठ निकला। रुपए को मजबूत करने की बात कही गई थी, वो झूठ निकला। चीन को लाल आंख दिखाने की गारंटी दी गई थी, वो झूठ निकला। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये झूठ निकला। ये वो कह रहे हैं। हालांकि अभी तक ये बात भी सच है कि अभी तक मोटे तौर पर कांग्रेस की तरफ से या किसी भी अपोजिशन पार्टी की तरफ से मरकजी हुकूमत पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में या किसी वजीर पर कोई ऐसा करप्शन का चार्ज नहीं लगाया, कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगा, नहीं देखा जाता वो। अदरवाइज जो है मोटे तौर पर नहीं है, मगर छोटी छोटी चीजें वो आती रहती हैं। तो देखिए, राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही हैं, तमाम चीजों को बता दिया कि सब झूठ है, सब झूठ है। आप गारंटी की बात करते हो, मोदी की गारंटी, मगर जो पहले गारंटी दी थी उसी पर आप जो है वो कायम नहीं हो, उन्हीं पर जो है वो काम नहीं कर पाए, तो आगे क्या गारंटी दोगे, क्या लोग यकीन करेंगे। और समाजवादी पार्टी के रविंद्र जी बहुत सारी बातें जो है वो सवाल उठा चुके हैं, उनके भी जवाब देने हैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इनको आर्थिक नीति की समझ नहीं है जी। उन्होंने लोन की बात की। आप अमेरिका तो मानेंगे वो सबसे उन्नत देश है। अमेरिका के आप पर कैपिटा अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा लोन अमेरिका के पर पर्सन है। उन्हें समझ नहीं है, उन्हें मुद्रास्फीति की समझ नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि वो बता दें कि वो जीडीपी क्या है। आप इसी समय उनसे पूछ लीजिए कि अगर वो जीडीपी पर कैपिटा बता दें तो फिर मैं अपनी बात मान लूंगा। वो गूगल देख करके बता दें तो अलग चीज है, उनको समझ नहीं है। क्योंकि बातें से मुझे समझ में आ रहा था कि आर्थिक नीति की समझ नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझें, थोड़ा आप समझा दीजिए, थोड़ा पब्लिक को समझा दीजिए। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि देखिए, कोई भी जो आर्थिक नीति बनती है उसके पीछे पैसा कहां से आता है उसका भी समझ होना बहुत जरूरी है। ये पर कैपिटा इनकम स्लोली धीरे धीरे जो है हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बढ़ रहा है। और जितने भी उन्होंने आरोप लगाए हैं तो 2 चीजें होती है, एक नीयत कैसी है और दूसरी नीति कैसी है। नीयत इस सरकार की हमेशा अच्छी रही है। जिन लोगों ने पूरे देश को लूटा, अगर उन्होंने 60 साल इस देश को नहीं लूटा होता, अगर भारत का युद्ध पोर्ट ब्लेयर में जाकर के किसी के लिए 4 दिन लगा ना होता हो, किसी के पिकनिक के लिए, अगर किसी का कोर्ट हवाई जहाज से भोपाल से नहीं आता होता तो इस देश का अलग ही हालत होता। इसमें गरीबी नहीं होती। 25 करोड़ लोगों को इस सरकार ने गरीबी से निकाला है। ये बता दें कि इस देश में इतनी गरीबी क्यों हुई। चाइना तो उसी समय जो है इंडिपेंडेंट हुआ था, कोरिया उसी समय इंडिपेंडेंट हुआ था, कई ऐसे जो विकसित देश हैं उसी समय इंडिपेंडेंट हुआ था। ऐसा इतनी शर्म की बात है कि इस देश में टॉयलेट नहीं बना हुआ था, इस देश में जल नहीं पहुंच रहा था, इस देश में बिजली नहीं थी। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ये 60 साल। अब ऐसा तो मत कहिए सर, ऐसा तो मत कहिए कि बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, टॉयलेट्स नहीं थे, भाई सब था। ये बात सच है कि बीजेपी जब काम कर रही है 2014 से तो बहुत सारे मैदानात में, बहुत सारे क्षेत्र में स्पीड बढ़ी है, काम तेजी के साथ हुआ है। पहले से ज्यादा टॉयलेट्स बने हैं, पहले से ज्यादा मकान बने होंगे, पहले से ज्यादा सड़कें बनी होंगी। मगर यह कह देना कि कुछ भी नहीं था
तो माफ कीजिएगा प्लीज। हाँ, ऐसा मत कहिए। सुन ले, उसकी बात से बात करेंगे। हाँ। देखिए, ये चीजें बड़े शर्म की बात थी कि देश के 60-70 साल के इंडिपेंडेंस के बाद भी ये बेसिक चीजों के लिए प्रधानमंत्री को गारंटी देनी पड़ रही है। तो ये जो गारंटी देनी पड़ रही है, क्यों देनी पड़ रही है? सवाल तो ये, मूल सवाल ये है कि आपने क्या किया कि आज भी देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर उठाना पड़ा। आप क्या करते हैं? अपनी सरकार में उनसे पूछे कि उन्होंने क्या किया। न देश में किसी को इज्जत दे पाए, न देश में कानून व्यवस्था का राज ले पाए। तो जब ये बातें करते हैं, आज राहुल जी बात करते हैं 73% की, तो देश में 27% बाकी लोग भी हैं और वो ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश में इतने सारे ओबीसी, वो कहां रहते हैं? कौन सी दुनिया में रहते हैं वो? अब ये देखिए, ये 73% और 27% का मामला जो है साहब, ये ऐसा है पॉलिटिक्स में कोई अछूत नहीं है इस तरह की बातें करने से। हमने देखा था 2022 के इलेक्शन में सीएम डायरेक्ट कह रहे थे, चीफ मिनिस्टर थे, वो इलेक्शन में उतरे हुए थे, रैलियों में, मतलब बहुत सारी चुनावी रैलियां होती थी, कहते थे कि ये जो चुनाव है ये 80 वर्सेस 20 का है। तो वो सब कोई अपने अपने हिसाब से बात करता है साहब, इसमें कहीं कोई वो नहीं है, मतलब जो है कि भाई ये सिर्फ राहुल ने कह दिया या सिर्फ जो है ये बीजेपी ने कहा, राहुल ने नहीं कहा, ये सब करते हैं अपने अपने वक्त में। जी, आप भारत को कहां ले जाना चाहते हैं? आप आज के जमाने में आपका कोई विजन नहीं है, देश के लिए कुछ नहीं है, आप सिर्फ स्कूट करते हैं, आप एक जगह जाते हैं, कुछ बातें कहते हैं जिस बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिए। गैस में आपको यह भी नहीं पता है कि स्टोव में कोयला डालना है कि नहीं डालना है। आप उस आदमी की बात कर रहे हो। पर देखिए, मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड मनीष जी, वो जो उन्होंने बोला था ना स्टोव, ठीक है, वो अंगीठी को भी स्टोव कहा जाता है अंग्रेजी में, तो आप वो रहने दीजिए, वो छोटी छोटी बातों को, और वो आलू से सोना निकालने वाली बात, हालांकि उनको जो है वो क्लियर करना चाहिए, मगर कुछ बातें मुझे भी जो है पब्लिक को, चूंकि लोग देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहिए कि वो जब राहुल गांधी ने आलू से सोना बनाने की बात कही थी, वो बहुत सारे लोगों की अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को यही नहीं पता कि वो किस लिए बोल रहे थे और किसके लिए बोल रहे थे। तो ये बात रहने दीजिए। स्टोव जो है लिखा जाता है, आप जाइए गूगल कीजिए, आप किसी उस पर जाइए, वेबसाइट पर मांगिए स्टोव, तो अंगीठी का भी आएगा और स्टोव का भी आएगा, तो वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और वैसे जो है ना, वैसी वो मतलब जबान फिसलना जो है हमने देखा है, प्राइम मिनिस्टर की भी कई बार फिसलती है, हमारे गृह मंत्री की भी कई बार फिसलती है, जेपी नड्डा की जबान भी कई बार फिसलती है, मगर जबान फिसलने से किसी नेता को उसकी समझ पर सवाल उठा देना मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है। माफी के साथ मैं आपको यहां रोकूंगा। सतीश मिश्रा जी जवाब दीजिए। वो ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है उनको समझ कम है, ना सियासत की समझ है, ना समाजियात की समझ है, ना मतलब जो है वो कारोबार को समझते हैं, ना व्यापार को समझते हैं, वो सिर्फ मुद्दे उठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पीछे क्या होता है, पार्टी टूटती है और तमाम चीजें होती रहती हैं। समझ की कमी है कुल मिलाकर के कांग्रेस वालों के पास और खासतौर से राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी जी ने भरी संसद में कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है 5 साल पहले, वो दलाली का, लूट का और बीजेपी के लिए एक हथियार बन जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर ने साबित की है, तो इन्हें पता चलना चाहिए राहुल ने क्या कहा था। राहुल जी ने यह कहा था कि चाइना हमारे लिए खतरा बन रहा है और चाइना की हरकतें कैसी हो रही हैं, और चाइना से आज चरवाहे हमारे लड़ रहे हैं, गडरिये लड़ रहे हैं, लेकिन सेना नहीं लड़ रही है। ये राहुल जी ने हमें आगाह किया था। राहुल जी ने यह भी बताया था कि एक बड़ी महामारी आने वाली है, 5 साल के लिए देश को संभाल लो। कैसे संभालो, ये राहुल जी ने पब्लिक डोमेन में बोला था। और ये तो वो लोग हैं, मनीष जी मुझे माफ करें, कि ये तो कंगना रनौत के भगत ज्यादा हैं, जिन्हें लगता है 2014 के बाद ही आजादी मिली है, कि मोदी आए, उससे पहले तो कुछ था ही ना। नहीं इनके पूर्वज कहीं शौचालय गए, न इनके पूर्वजों ने कोई बल्ब देखा, न इनके पूर्वजों ने कोई टीवी देखा, न इनके पूर्वजों ने कोई लालटेन देखी। इनके पूर्वजों ने बस इतना देखा कि सेल भेल घेल जो बेचा है मोदी जी ने, वो किसने बनाया था, ये नहीं दिखा आपको। ये रुपया बेच के, देश की दौलत, देश के 9 रत्न 9 लाल बेच के मोदी जी ने कहां पैसा रखा कि आज जीडीपी के बराबर का हमारा कर्जा हो गया है। आप कह रहे थे कर्जदार, आप अर्थव्यवस्था की बात मानेंगे? 5 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं? आपका एक प्रवक्ता रंगे हाथ चैनल पर पकड़ा गया, उस आदमी को आप जानते कौन है वो? संदीप जी ये कोई आपसे सवाल पूछ लेगा इस तरह का, आप भी जवाब नहीं दे पाओगे। ये बात छोड़ दीजिए कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, ये कोई सवाल नहीं है, ठीक है साहब, ये कोई सवाल ही नहीं है। इसमें तो आप भी उलझ जाओगे, आपके नेता भी उलझ जाएंगे। इसमें मुद्दे की बात कीजिए, डायरेक्ट समझदारी की बात कर रहा हूं। हाँ। राहुल गांधी जी की शिक्षा कोई नकली डिग्री नहीं है। कहां पढ़े हैं वो, कहां से पढ़कर आए हैं, वो ये दिखा रहे हैं। जिनकी डिग्रियों पर सवाल है, 100 सवाल है, वो लोग बात कर रहे हैं कि कौन पढ़ा है, कौन समझदार है, कौन कितना काबिल है। ये देश देख रहा है किसने किसको बनाया है। मैं तो कहता हूं कि आज अभी नीरज जी भी बोल रहे थे, पत्रकार के नाते बैठे, समीक्षक के नाते, नीरज जी काश कि आप न्याय करते
मैं तो कहता हूं बस्तियों में बहुत सियासत करते हो, काश बस्ती की बात उठाया करते। ये थाने में एमएलए धाए धाए किसके राज में कर रहे हैं? किसानों पर थार किसके राज में चल रहा है? मणिपुर में चीर हरण किसके राज में हो रहा है? मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर मूत्रपात किसके राज में हो रहा है? टैंक पर चढ़ के किस नेता के बच्चे सैनिक को हटा के रील बना रहे? सोना जीतने वाली बेटियों के सीने पर बूट किसके राज में रखा जा रहा है? ब्रिजभूषण जैसे इज्जत के डाकू किसके दल के आभूषण है? सेंगर किसके साथी है? और मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे आप। मोदी की गारंटी सिर्फ 3A को है भाई साहब, 3A, ट्रिपल ए। फॉर्मूला देता हूं, ए फॉर अंबानी, ए फॉर अडानी और ए फॉर अंधभक्त इन जैसे। ये 3 लोगों के अलावा क्या मोदी की गारंटी बेटियों की इज्जत के लुटेरों के साथ है कि बेटियों की इज्जत बचेगी? क्या नौकरी के लिए है? क्या अग्निवीरों के साथ है? मैं कहता हूं ना ये जवान के, ना किसान के, ना पहलवान के, ना बेटी और बहन के, ये है किसके? किस मुंह से वोट मांगने जाओगे? जैसा मणिपुर में आपके नेताओं को खदेड़ा है, वैसे पूरे देश में फूल हमारी भूल करके लोग आपको खदेड़ेंगे। आप 400 की बात करते हो, आप चुनाव के मत नहीं पड़े, चेहरे नहीं आए, मताधिकार नहीं हुए। जैसे परीक्षा पेपर लीक होते ना, वैसे अमित शाह और मोदी चुनाव भी लीक करने लगे। ईवीएम ने इन्हें फोन पर करके कहा, हेलो मोदी, मैं 400 वोट सीट देने जा रही हूं। ईवीएम का फोन आया था क्या? किसका फोन आया था? किस तरह से ये लोग लोकतंत्र को कैद करना चाह रहे हैं? ये संविधान के लुटेरे हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये बेटियों और बहनों की इज्जत के दलाली करने वालों को अपने दल में शामिल करते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं। संदीप जी बात सुनिए मेरी। राजस्थान के अभी इलेक्शन हो रहे थे, जब 5 सूबों के हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ठीक है, और मिजोरम। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने भी एक टारगेट दिया था, मेरा ख्याल के 160 प्लस का टारगेट दिया था उन्होंने। तो ये तो टारगेट देते हैं, तमाम पार्टियां देती हैं, और टारगेट इसलिए दिए जाते हैं, बड़े टारगेट इसलिए दिए जाते हैं, बड़ी संख्या इसलिए बताई जाती है ताकि वर्कर्स के अंदर जो है वो जोश भरा जाए। सारी पार्टियां करती हैं, उसमें कहीं कोई बुराई की बात नहीं है। ठीक है, कांग्रेस को भी करना चाहिए, कुछ चीजें तो सीखनी चाहिए बीजेपी से कि वो किस तरीके से मैनेजमेंट करती है, कैसे जो है वो मतलब जो है वो बूथ तक जो उनका वर्कर है वो कैसे काम करता है। मेरा ख्याल के उस पर जो है वो जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। और पिछले दिनों हमने सुना था, खड़गे जी कह रहे थे एक मतलब सभा के अंदर, वो कह रहे थे कि जो बूथ मैनेजमेंट है उसको मजबूत बनाना है, लेकिन जो एजेंट होता है बूथ पर उसका उन्होंने जो है एक तरीके से उसको मिला दिया था कि भाई जानवर से, कुत्ते से, कि वो कैसे मतलब जो है वैसा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल के ये चीजें जो है थोड़ा सा कांग्रेस को सीखना पड़ेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कई बार जो है वो भले ही उस अंदाज में कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है कि 55 साल तक हुकूमत की है इस मुल्क पर, मगर कई बार जो है आपको न्यू कमर से भी सीखना पड़ता है, वो सीखना चाहिए बड़ा दिल रख करके। बहुत सारी बातें कही हैं, मतलब जो है संदीप जी ने बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, AAA की बात कही है कि भाई आप जो है वो कुछ लोगों के लिए काम कर रहे हैं या कुछ मतलब घरानों के लिए काम कर रहे हैं, उस पर मैं जवाब लूंगा। मगर रविंद्र सिंह जी, मैं वापस आपके पास आता हूं। ये जो यात्राएं चल रही हैं, इस बीच एक चीज और देखी जा रही है, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, और वो ये था कि मतलब जो है वो पार्टी के नेता भी छोड़ रहे हैं, और दूसरा जो इंडिया ब्लॉक बना था वहां पर भी टूट फूट हो रही है। समाजवादी पार्टी के लिए, वो कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए एक तरीके से सेटबैक था कि आरएलडी जो है वो छोड़ करके चली गई उनको, और इतने करीबी साथी थे, और वो एक जमाने में उन्होंने कहा था कुछ साल पहले कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, मगर वो चले गए। और जब उनसे पूछा गया कि आप जा रहे हैं, जाने से पहले उन्होंने कहा मैं किस मुंह से जवाब दूं, चूंकि चौधरी चरण सिंह को जो है वो दे दिया गया, भारत रत्न का के लिए उनको नामित कर दिया गया। तो जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें हैं, मगर इस दौरान अभी हमने बयान सुना, अखिलेश यादव कह रहे थे कि अगर 15 से ज्यादा सीटें मांगी कांग्रेस ने तो हम जो है वो इंडिया ब्लॉक से या इंडिया गठबंधन से जो है वो बाहर हो जाएंगे। तो एक तरफ तो लोगों को जोड़ रहे हैं, मगर दल और दिल नहीं जुड़ पा रहे हैं नेताओं के, अलग अलग पार्टियों के, उसको कैसे देखते हैं आप? दल और दिल की अगर बात करेंगे तो पिछले साल नागपुर में आदरणीय गडकरी जी ने, उसके बाद आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले जी ने एक पत्रकार वार्ता किया और कहा कि केंद्र सरकार को अब धर्म का रास्ता छोड़ के विकास के रास्ते पे चलना चाहिए। आज से 1 हफ्ता पहले गडकरी जी ने कहा यहां काम करने वाले की इज्जत नहीं है। तो ये होता है दल और दिल के मिलना। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि हमको इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है। सच बात है, मैं क्योंकि इंजीनियर हूं तो मुझे इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है, ये सच है उनकी। तो उन्होंने मेरे इकोनॉमिक्स को ज्ञान के पर कैपिटा जीडीपी से जोड़ दिया, जिसको मैं बता चुका था। तो उनको सुनना चाहिए था, तो प्रश्न नहीं उठा पाते। तो पर कैपिटा जीडीपी जो है भारत की
एल सल्वाडोर से कम है, ग्वाटेमाला से कम है, फिलीपीन से कम है, बोलिविया से कम है, उज्बेकिस्तान से कम है। और ये करते हुए 120वें नंबर पे हम हैं, जहां $8,000 पर कैपिटल जीडीपी है। तो मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे इतना इकोनॉमिक्स का ज्ञान है। अब दूसरी बात आती है मोदी जी की गारंटी पे। मैं केवल एक गारंटी की उनकी बात याद दिलाता हूं। 2019 में इन लोगों ने संकल्प पत्र लिखा था। मूल रूप से हम तो किसान हैं, हम किसानी से संबंधित बात याद दिलाएंगे। इन्होंने कहा था किसानी के आय दुगनी करेंगे, 10,000 नए उत्पादक संघ बनाएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाएंगे, 60 वर्ष के सीमांत किसानों को पेंशन दिलाएंगे, शून्य ब्याज दर पे लोन दिलाएंगे, सिंचित रकबा बढ़ाएंगे। 17% रकबा घट गया है सिंचित रकबा। प्रत्येक ब्लॉक में एक अटल टिकटिंग लैब बनाएंगे। ये तो शायद प्रवक्ता महोदय भी नहीं जानते होंगे। फिर इन्होंने कहा था आयात निर्यात दुगना करेंगे, जो $265 पे घाटे में है। फिर कहा था इन्होंने गंगा मैया को पवित्र करेंगे, जिसपे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पूरा भ्रष्टाचार है। ये मोदी जी की गारंटी थी, जो इस 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो दो तत्व हैं भारत में, एक समाजवादी विचारधारा के और एक उन्मादी विचारधारा के, तो पिछली गारंटी खत्म हो गई। अब एक नया उन्माद पैदा करेंगे ये, और उन्माद पैदा करने के लिए हमेशा झूठ बोलना पड़ता है। और ये लगातार कांग्रेस की निंदा कर रहे हैं। इनका जन्म कांग्रेस से हुआ है। इनके जो जन्मदाता थे वो कांग्रेस में हिंदुस्तानी महासभा गठन करने वाले थे, और जब 24 में उनको लगा सम्मान नहीं मिल रहा है, तो 25 में इन्होंने निकाल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना दिया। तो इनका तो डीएनए कांग्रेस का है। आदरणीय नेहरू जी ने इनके एक नेता को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, विपक्ष में रहते हुए भी अपना मंत्री बनाया था और कश्मीर मामलों का प्रभारी बनाया था जी। तो ये उन्मादी विचारधारा के लोग हैं, उन्माद पे चलेंगे। इनका जनता से मतलब नहीं, ये केवल 10% लोगों के लिए काम करते हैं। हम 90% के लोगों के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। ये प्रभु श्री राम का दिखाया हुआ रास्ता है कि जो जनता का सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, वो शासन में आके और शासन के खिलाफ बोल सकता है। जी ठीक है, ठीक है। नीरज जी देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब और अल्टीमेटली रिजल्ट देखे जाते हैं कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। मतलब जो है वो जो जमहूरियत है, लोकतंत्र में तो सर गिने जाते हैं, और पार्लियामेंट में या हाउस में, असेंबली में जो है वो नंबर्स गिने जाते हैं, किस पार्टी के कितने हैं। जो रिजल्ट्स आते हैं उससे ये लगता है कि कांग्रेस या फिर अपोजिशन पार्टियां वो लोगों को समझाने में या तो नाकाम है, या लोग उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या तौर तरीका नहीं है बात को समझाने का, कहने का, रखने का। कहते कुछ है, वो समझ में कुछ आता है, ठीक है, मगर अच्छे वक्ता नहीं होंगे शायद, ये भी वजह हो सकती है। मतलब वो एक शायर है, उन्होंने कहा है कि कौन सी बात कब कहाँ कही जाए, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाए। तो क्या वजह है, मतलब आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के पास, अपोजिशन पार्टियों के पास जो है, क्या मतलब वो यात्राएं तो निकाल रहे हैं, मगर जो मुद्दे गिनाए जाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, और जो है वो भ्रष्टाचार की बात भी होती है, और वो बेरोजगारी की बात भी होती है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं उसकी बात भी होती है, सारी बात होती है, मगर पब्लिक की समझ में नहीं आती। जब वो वोट डालने जाती है तो उसको वही करना होता है जो वो करती है। और कहीं ना कहीं जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के रवींद्र जी भी कह रहे थे कि भाई ये धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं। तो क्या पब्लिक को धर्म की पॉलिटिक्स, मजहब की सियासत जो है वो ज्यादा समझ में आती है, इसीलिए फिर बीजेपी को या जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं उन पार्टियों को फिर धर्म की पॉलिटिक्स करनी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात मुझे सही लगी कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, और राहुल गांधी या दूसरे अन्य दल, समाजवादी पार्टी हो या कोई और, ये मैं नहीं कह रहा धर्म की पार्टी, ये कह रहे हैं हाँ धर्म की सियासत समाजवादी पार्टी वाले कह रहे थे। मैं कह रहा हूं कि क्या लोगों को ये समझ में ज्यादा आता है, इसलिए इनको करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है। बिल्कुल जनता का जिस हिसाब से रुख दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से कि उनको धर्म की बात ज्यादा दिखाई दे रही है, और जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं उन बातों को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। 138 साल की कांग्रेस, जो अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, उनको मैं बता दूं कि 138 साल हो गए इस कांग्रेस को। 138 साल की कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में, जहां से कल न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है, हालात ये है कि आपने यात्रा भी निकाली, सारी व्यवस्थाएं भी कर दी, और उसके बाद यूपी जो सबसे बड़ा स्टेट है जहां से प्रधानमंत्री बनता है, और आप बताइए मात्र 2 विधानसभा में सीटें आप जीत पाए। लोकसभा में 1 जीत पाए, विधानसभा में 2 सीट जीत पाए। कैसी आपकी यात्रा, कैसा आपका संगठन, और कैसे लोग नहीं समझा पा रहे हैं। एक हमारे साथी अभी कह रहे थे कि रेल मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया।
तो एक चीज आप ये बताइए कि आज तक आप जिस स्कूल में पढ़ के आए वो किसने बनाया था? जो एजुकेशन आपने पढ़ी वो किसने बनाया था? रेल जिसमें आप यात्रा करते हो वो किसने बनाया था? हवाई जहाज किसने बनाया था? टेलीफोन जिस मोबाइल से आप अभी डिबेट में बैठे हैं वो मोबाइल कौन लाया था? इनमें से कोई चीज नहीं लाए आप, नहीं लाए। ये सब चीजें बेच रहे हैं आप। रेल आप बेच रहे हो, जहाज आप बेच रहे हो, कोई चीज ऐसी छोड़ोगे जिसको बचाओगे? ये बिल्कुल बात गलत है। इस तरह का आरोप आपको नहीं लगाना चाहिए कि ये मोदी जी लाए थे, वो मोदी जी लाए थे कि 80 करोड़ जनता आज आपके खाने पे निर्भर है। जो आप दाना नहीं दोगे तो आदमी भूखों मर जाएगा। 80 करोड़ आदमी खाने पे निर्भर है, हम नहीं कह रहे, ये आपकी सरकार कह रही है, आपके लोग बता रहे हैं। कहां पे है? क्या चीज आपने कर दी नई चीज? जो अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे या समाजवादी पार्टी के भी कह रहे थे, उनकी बातें अपनी जगह सही हैं। निश्चित रूप से उन्होंने देखा है सारी चीजें ऐसी हुई हैं, उसके बाद आप ऐसी बात कर रहे हो। हाँ, नेता अपनी अपनी बात राजनीति में चुनाव के दौरान वादे भी करते हैं, निभाते भी हैं। जैसे अभी एंकर महोदय ने भी पढ़ा कि राहुल गांधी ने इतने आरोप लगाए, उन आरोपों पे आपने कोई टिप्पणी नहीं की, ना कोई आप सफाई देना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सच है। सच को आप कैसे ठुकरा सकते हैं? इसलिए आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। आप अपनी बात कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया आप बताइए? कहां? इससे पहले शौचालय नहीं थे क्या? पानी नहीं लोग पीते थे? ट्रेन में नहीं बैठते थे? हवाई जहाज में नहीं जाते थे? आप बताइए, 20 रुपए का पेट्रोल हुआ करता था, आज की तारीख में 100 रुपए पेट्रोल है। कई स्टेट में 108 रुपए है। उत्तर प्रदेश नहीं, 2014 से अगर मिलाएंगे, 2014 में तो 60 रुपए के आसपास था, वो 20 रुपए नहीं था 2014 में। तो रेट्स तो है, वो तो कम ज्यादा तो होंगे जाहिर तौर पर। तो मतलब जो है, मगर ये भी सच है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो कहां है। फिर ये भी सच है कि जो ये फेयर की स्कीमें निकाली जा रही हैं, ये फ्रीबीज जो निकाली जा रही है, एक पार्टी निकालती है, दूसरी पार्टी को भी निकालना पड़ता है या ऐलान करना पड़ता है। तो वो पैसा कहां से आता है? वो आपकी और हमारी जेब से आता है, वो मिडिल क्लास की जेब से आता है, वो पब्लिक की जेब से ही आता है, वो पेट्रोल के जरिए आता है, वो डीजल के जरिए आता है, वो टोल के जरिए आता है। तो बहुत सारे टैक्सेस हैं जो लगते हैं। फिर तो ऐसा तो है नहीं कि वो सरकार कहीं से जो है वो कोई, जैसे उस वक्त कहा था मनमोहन सिंह की हुकूमत में, जो उनके एडवाइजर थे, सहाफी थे, वो उन्होंने कहा था कि सरकार के पास जो पैसा जो है वो पेड़ पर नहीं उगता। उन्होंने कहा था, बड़ी खिंचाई हुई थी उस जमाने में। तो जाहिर तौर पर मोदी हुकूमत के पास भी कोई पेड़ ऐसा तो है नहीं कि वो हिलाते हैं और फिर पैसा गिर जाते हैं। तो पैसा तो आपकी और हमारी जेब से ही निकलना है, पब्लिक की जेब से ही निकलना है। वो कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात एक ही है। बहुत सारी बात जो है वो हुई है और बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मनीष जी, आपको एक सवाल में, और मतलब जो है राहुल गांधी का एक बयान और है, चूंकि उत्तर प्रदेश में है वो, और उत्तर प्रदेश का बार बार जिक्र जब होता है आजादी के बाद से अब तक, वो यही कहता है हर कोई, और इस बात को हर कोई जानता है कि दिल्ली का रास्ता वो यूपी से होकर के गुजरता है। दिल्ली की जो गद्दी है उसमें यूपी का बड़ा रोल है। तो वो हर कोई जानता है। ये एक छोटी सी बात है जो हमेशा कही जाती है। मगर अभी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। भले ही राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी हो, भले ही उनकी वालदा ने जो है वो रायबरेली छोड़ दी हो, मगर हो सकता है कि रायबरेली में जो है वो जाए प्रियंका गांधी। ये एक अलग सवाल है, कब उसका ऐलान होगा उनके नाम का, वो भी देखना पड़ेगा। राहुल गांधी कह रहे थे अभी, वो कह रहे थे कि डबल इंजन की जो बात करते हैं ना नरेंद्र मोदी साहब, डबल इंजन की जो हुकूमत है वो उत्तर प्रदेश के हवाले से ये बात कर रहे थे कि वो बेरोजगारों पर डबल मार है। वो कह रहे हैं कि अब बेरोजगारी की बीमारी जो है वो यूपी का हर तीसरा नौजवान उससे पीड़ित है, ग्रसित है, उससे जूझ रहा है। वो यहां पर न्यूनतम योग्यता वाले जो पद हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर जो है वो लाइन लगा करके खड़े हैं छोटी छोटी नौकरियों के लिए। तकरीबन उनके मुताबिक 1.5 लाख ऐसे पद हैं सरकारी जो भरे जाने चाहिए, जिन पर भर्ती निकलनी चाहिए, मगर वो नहीं भरे जा रहे हैं। तो तमाम सवालात हैं, उनके जवाब जाहिर तौर पर देने पड़ेंगे। और ये बात तो पहले भी कही है, मैं वापस कह रहा हूं कि 2014 के बाद ही ये देश नहीं बना, तमाम चीजें थी। ये सच्चाई है कि बहुत सारे मैदानात में, बहुत सारे क्षेत्रों में स्पीड बढ़ी है, काम करने के तौर तरीके बदले हैं, अच्छी बात है वो। मगर ये कह देना कि उससे पहले कुछ नहीं था, वैसा मेरा ख्याल कि ये मुनासिब नहीं होगा आपके लिए भी और इस मुल्क के लिए भी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं पेट्रोल की बात करूं। जी, भारत की जो विदेश नीति अभी है, जरा आप पाकिस्तान में पूछें कि अभी पेट्रोल की कीमत क्या है। हाँ। आपको भी पता होगा। बांग्लादेश से भी पूछना सर, पाकिस्तान से क्यों करते हो आप? देखिए, मेरी समझ में नहीं आता, जो सबसे खराब देश है, यानी जो हमारा वाजपेयी साहब कहते थे कि आप जो है वो चाह करके भी पड़ोसी नहीं बदल सकते, मगर एक पड़ोसी है बांग्लादेश जो पाकिस्तान से टूटा था 71 में। मेरा पॉइंट वो नहीं था। मेरा पॉइंट कुछ और है। मेरा पॉइंट है कि इस कोविड के समय में और जिस समय जो तेल की कीमत इतनी बढ़ी हुई थी, बट भारत की जो इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी हुई, जिसके कुछ कांग्रेस के जैसे शशि थरूर, उन्होंने भी माना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और खासकर अरब खाड़ी के देशों में इतनी अच्छी है
जिसके चलते हम लोगों ने अपने तेल की जो कीमत है, जो उस समय बहुत ज्यादा हो सकती थी, और अमेरिका के सामने हम लोगों ने, अमेरिका के बोलने के बावजूद हम लोगों ने बहुत अच्छा उनके साथ टक्कर दिया, और तब भी हम लोग रशिया से ऑयल लेकर के आए। तो क्या ये उपलब्धि नहीं है? क्या ये लोगों के हाथ में पैसा नहीं जा रहा है? क्या हमारे प्रधानमंत्री की नीतियों के चलते लोगों का पैसा नहीं बच रहा है? तो देखिए, एक तरफ से ये जो आलोचना करते हैं, बट जनता बहुत समझदार है, इन सब बातों में जनता नहीं आती है। उनको समझ में आता है कि एक सही नियत का आदमी जो देश को चलाने की कोशिश कर रहा है, और ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें मेरिट हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने समय में उस पर काम करने का कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ फाड़ा है ऑर्डिनेंस को। तो अगर आप उनकी बात करें तो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी, आप बताइए। वो तो सरकार से भी भाग गए, सरकार में भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। मेरा कहना है कि अगर उनमें सही मामले में देश को चलाने का अगर उनकी मर्जी होती, तो जब भी जहां भी सरकार है वो जाए, तेलंगाना जाए, आप बने वहां जाके मुख्यमंत्री बन करके परफॉर्मेंस करके दिखाएं, और फिर बोले कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। पर ये इलॉजिकल बात आप कर रहे हैं कि वो मतलब दिल्ली से वहां जाकर के चीफ मिनिस्टर क्यों बनेंगे साहब, किसी दूसरे स्टेट के, वहां मतलब कोई क्यों बनने देगा? ये बात समझ में नहीं आई जी। नहीं, देखिए, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, बट मेरी बात को आप कहने दें। क्रेडिबिलिटी वहां आती है जिन्होंने काम करके दिखाया है। हाँ, वो 2004 से 2014 के बीच जो है, ये मैंने अभी 4-5 दिन पहले भी एक डिबेट में कहा था कि अगर उस वक्त 10 साल के बीच में वो, चूंकि जाहिर तौर पर मेंबर पार्लियामेंट थे, तो वजीर भी बन सकते थे, और लास्ट में ये बात हुई थी कि उनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जाएगा। तो ये बात कहने के लिए होती कि भाई राहुल गांधी देखिए फला मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे, या उस डिपार्टमेंट को या उस मिनिस्ट्री को वो संभाल रहे थे, ये काम किए, ये अचीवमेंट्स हुए। जैसे आजकल, मैंने उस वक्त भी कहा था, वापस कह रहा हूं, जैसे आजकल नितिन गडकरी साहब का नाम आता है कि देखिए उनकी मिनिस्ट्री इतना शानदार काम कर रही है, और उनका नाम हर कोई लेता है, मुखालिफ भी लेते हैं, जो पॉजिटिव है वो भी लेते हैं, जो निगेटिव है वो भी लेते हैं। ये बात सच है आपकी कि अगर वो संभाले होते जिम्मेदारी किसी मिनिस्ट्री की, तो आज कहने के लिए कुछ होता कि भाई ये अचीवमेंट्स हैं इनके। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए, इस बात को आप समझिए दैट, क्योंकि उनकी तरफ से जो भी बातें बोली जा रही हैं, तो क्या जनता उनकी बात को सीरियसली ले रही है? मेरे हिसाब से उनकी बात को जनता सीरियसली नहीं ले रही है। नहीं तो यूपी में, आप खुद ही बता रहे थे कि यूपी में क्या हाल है कांग्रेस पार्टी का, पूरे बाकी देश में भी देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि गठबंधन से लोग जा रहे हैं। नीतीश कुमार तो संयोजक बनना चाहते थे, वो भी नहीं बन पाए, उन्होंने तो स्टार्ट किया था इंडिया अलायंस तो कब का खत्म हो गए। तो देखिए, ये मूलभूत सवाल है, ये इस तरह से नहीं बातें की जाती है। बात अगर आप करते हैं तो कुछ सीरियसली होनी चाहिए, सिर्फ चिल्ला करके कुछ बोल देने से वो सच नहीं, वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात लोगों को समझना होगा कि देश के जनता, उनके ऊपर भरोसा उठ चुका है। 10 साल में यूपीए के सरकार में जिस तरह से करप्शन हुआ, आप खुद ही बोल रहे थे कि देखिए, किसी नेता ने आज तक कोई इस तरह का दोषारोपण नहीं किया सरकार के लिए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आज मैं बताऊं, मोदी जी ने ये देश का ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया है कि अब शायद देश में कोई मुख्यमंत्री ना बने जो बहुत ही करप्ट हो। उन्होंने ऐसा बनाया है। हाँ। तो इस तरह के कई नेता, मगर हिमंत बिस्वा शर्मा जो हैं, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर तो मोदी साहब इल्जाम लगा देते हैं, मगर वो सीएम है। अभी जो है अशोक चौहान आ गए हैं, जो उनके ऊपर कितने बड़े इल्जामात लगे थे, उनको राज्यसभा भेज दिया गया है। ठीक है साहब, और जो है वो एनसीपी के जो शरद पवार साहब के जो भतीजे हैं। तो ये देखिए, ये तो बहुत सारी बातें, सियासत में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी जो है वो साइड में रख दी जाती है। मैं आऊंगा वापस, चूंकि वक्त की कमी है सर, मैं वापस आऊंगा। संदीप जी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जो है वो सवाल हैं, और मगर सवाल जो है वो जाहिर तौर पर दोनों से पूछे जाते हैं, वो पक्ष विपक्ष दोनों से सवाल पूछे जाते हैं। और बात ये भी है, थोड़ा सा एक मेरा ख्याल के एक मुश्किल दौर है। कल मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि भाई जो पिछली बार जो भारत जोड़ो नया, जो पिछली बार थी भारत जोड़ो यात्रा, और इस बार थी भारत जोड़ो नया यात्रा का नाम दिया गया। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया जो है वो रीच कम कर दी गई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर वो तो रिजल्ट में पता चलेगा कि उनकी कोशिश जो है वो कितना रंग लाती है। साउथ में तो असर हुआ उनकी भारत जोड़ो यात्रा का, मगर यहां पर कितना असर होगा ये भी है। मगर ये चैलेंज है आपके सामने कि भाई ये लोगों को कैसे समझाएं, नॉर्थ इंडिया के राहुल गांधी की बातों पर वो कैसे यकीन करें, और ये जो डिजिटल पर, सोशल मीडिया पर जो रीच कम हुई है, ये भी थोड़ा फिक्र की बात है कांग्रेस के लिए। फिक्र की बात सिर्फ ये है कि जुमला देश के लिए जलजला बन गया है। हाँ। इस जुमले ने देश को भरमा दिया है, और जुमले की राजनीति अब युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, बहनों और बेटियों के लिए एक तरह से जलजला बन बरप रहा है। हाँ। मैं तो इतनी ही बात कहूंगा कि तबाह कर दिया अहबाब को सियासत ने,
मगर मकान पे झंडा नहीं उतरता। अभी बड़ी बढ़िया बात कही मेरे साथी इंजीनियर साहब ने कि कांग्रेस के डीएनए से ही बीजेपी का जन्म हुआ है। कांग्रेस की कोख से केशव बलराम हेडगेवार निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले, और उसके बाद में लंबी लिस्ट निकालूं अगर तो अशोक चौहान, अमरिंदर सिंह। मगर देखो संदीप जी, मेरी बात सुनो संदीप जी, ये तो भाई कांग्रेस की लीडरशिप जो है कांग्रेस की, उस पर सवाल उठता है कि वो लीडर्स को, अपने नेताओं को क्यों संभाल करके नहीं रखी जाती। जगन मोहन रेड्डी आज चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, वो वक्त मांग रहे थे, मिलने का वक्त मांगते थे वो, मगर उनको लीडरशिप जो है वो यूपीए के दौर में उनको वक्त नहीं दिया गया। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो वक्त मांगते थे, उनको मिलने का वक्त नहीं दिया जाता था। अभी जो पार्टी के लीडर छोड़ करके जा रहे हैं कांग्रेस को, वो भी यही कहते हैं कि साहब वो वक्त नहीं मिलता, वहां पर जो आला कमान है पार्टी का वो वक्त नहीं देता मिलने का। तो अगर कोई छोड़ करके गया है, अगर कांग्रेस की कोख से ये पार्टियां निकली हैं, लीडर्स निकले हैं, तो कांग्रेस पर भी फिर सवाल उठता है, लीडरशिप पर भी सवाल उठता है कि वो क्यों इनको अपने पास जो है वो समेट करके या मतलब संजोए नहीं रख सकी या उनको जगड़ करके नहीं रख पाई। ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है, रवीन जी क्या फाइनल कमेंट्स होंगे, क्या कहेंगे? 2024 के जो है वो जो आम इंतखाबात है वो बिल्कुल नजदीक है, सर पर है, क्या कुछ फाइनल कमेंट्स होंगे आपके? जी देखिए, हमेशा ये लोग गठबंधन की बात उठाते हैं, अपने गठबंधन की बात नहीं करते हैं। जब हम 2004 में अलग अलग लड़े थे तब भी हम लोगों ने मिलकर सरकार बनाई, 10 साल तक ये दिखाई नहीं पड़े थे। ठीक है, और एक बात कही है भाजपा के मित्र ने, जनता समझदार है, सच में भारत की जनता समझदार है। जितना भी हमारा 77 साल में से 16 साल इनकी सरकार रही है, इसमें जितना भी पैसा खर्च हुआ इन्होंने 16 साल में प्रचार में खर्च किया। सरकार का हालत, जमीनी हालत देख लीजिए, 9 राज्य में केवल इनका पूर्ण बहुमत की सरकार है, बस 28 राज्यों में से। नीरज जी क्या फाइनल कमेंट्स होंगे, चूंकि वक्त की कमी है, वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। देखिए, जैसे अभी साथी हमारे बोल रहे थे, कांग्रेस के भी बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे, भाजपा के भी बोल रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के महोदय से एक जानकारी मैं ये जानना चाहूंगा कि कभी इस चीज की चर्चा आप लोग क्यों नहीं करते कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बयान दिया था कि जब उनकी तबीयत खराब थी तो राजीव गांधी ने उनको एक डेलीगेशन में भेजा था, विदेश जाकर उन्होंने यात्रा करके और अपना इलाज कराया था। उन्होंने खुद अपने वीडियो में कहा है, जो हमने और आपने सभी ने देखा होगा, कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसका इलाज हम करा सके जाकर। एक मेंबर पार्लियामेंट ये बात कह रहा था। इस चीज की आप कभी चर्चा नहीं करते हैं। दूसरी चीज, जो आपने गठबंधन की बात की, गठबंधन की स्थिति तो बिल्कुल इसकी इंडिया गठबंधन की बिल्कुल हालत खराब है। निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार जी थे जिन्होंने इस पूरे गठबंधन को बनाया, तैयार किया। और मनीष जी क्या फाइनल कमेंट्स होंगे, चूंकि जो है वो जो आपका जो यात्रा निकल रही है, मतलब भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकल रही है, 10 करोड़ का ये दावा किया जा रहा है कि 10 करोड़ लोग डायरेक्ट जुड़ रहे हैं उससे, क्या फाइनल कमेंट्स है, किस तरीके से इसका असर होने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है भारत के लिए, उस विजन को लेकर के हम लोग सारे कार्यकर्ता एक एक लोगों के पास जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है और पार्टी को भी पूरा विश्वास है कि जो इस बार का हम लोगों ने टारगेट लिया है कि 400 पार करेंगे। आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा मई के महीने में, आप देखेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, नीरज मेहरे जी, रवीन सिंह जी, मनीष बरियार जी और संदीप मिश्रा जी, तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के प्रोग्राम को ये खत्म करते हैं, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।